हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। दोस्तों, आज की कोरियन मूवी जिसका नाम है गाभी, जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर पे बेस्ड है। इस मूवी के डायरेक्टर है चांग यॉन और IMDb रेटिंग 5.9 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को पूरा एंजॉय करें और फ्रेंड्स, हमारे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगते हैं तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल हिट पक्का से करें ताकि ऐसे और एक्सप्लेनेशंस आप एंजॉय करते रहें। ये कहानी है 19वीं शताब्दी जोसन साम्राज्य की। राजा गोजोंग का मंत्री, जो रूसी भाषा का विशेषज्ञ है, अपनी बेटी दानिया के साथ काम के सिलसिले में रूस और जोसन के सरहद में कहीं है। वहाँ उन दिनों गाभी नाम की एक रूसी कॉफ़ी उन्हें बहुत पसंद आती है, क्योंकि जोसन राज्य में अभी तक कॉफ़ी के प्रचलन की शुरुआत नहीं हुई है। उसी रात उन पर हमला हुआ जिसमें पिता मारा जाता है। मरते वक्त उसने अपने 10 साल की बेटी दानिया की जिम्मेदारी वहाँ मौजूद अपने नौकर इलिच को दी और साथ ही उसे एक कलम भी थमाया। अब 15 साल बीत चुके हैं। एक रूसी ट्रेन जिसमें कॉफ़ी बीन्स और सोना ले जाया जा रहा है, लेकिन उस ट्रेन को रूस जोसन बॉर्डर पे लूट लिया गया। जब रूसी सेना तक ये बात पहुंची तो पता चला कि ऐसी चोरी यहाँ कई दफ़ा हो चुकी है और इसमें 2 लोग शामिल हैं। ये वही 2 बच्चे हैं जिन्हें पहले सीन में दिखाया गया था, दानिया और इलिच, जिन्हें पकड़ने के लिए उनके सर पे भारी इनाम रखा गया। दानिया और इलिच एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो जल्द ही सब कुछ छोड़कर वहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं। जाने से पहले दानिया इलिच के साथ अपने पिता के कब्र पे जाती है और वहीं रूसी सेना ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन रूसियों को ढेर सारा पैसा घूस देकर एक जापानी जासूस सदाको उन्हें खरीद लेती है। सदाको जापान की सेना अफसर म्यूरागोरा के लिए काम करती है, जो किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा है। उसने जोसन की महारानी को पहले ही मरवा दिया और अब वो राजा को मारकर जोसन साम्राज्य को जापान में मिलाना चाहता है। जब इलिच को होश आया तो उसे बताया गया कि अगर वो दानिया को बचाना चाहता है तो उन्हें वैसे ही करना होगा जैसे कहा जाए। उन्हीं दोनों को इस काम के लिए चुनने के पीछे भी एक बड़ा कारण है, जिसे कहानी के दौरान जानेंगे। योजना के मुताबिक दानिया रूसी नागरिक बनकर रूस और जोसन के सरहद पे एक नेविस्की नाम के होटल में वेट्रेस बनती है। जोसन से विदेश मंत्री मिन आए हैं। दानिया को इसे ही अपनी बातों में फंसा के उसके साथ जोसन जाना होगा और फिर वहाँ उसे राजा को मारना है। इधर इलिच एक जापानी जनरल साकामोतो बना है, जिसे जोसन के अंदर दाखिल होकर वहाँ के सेना की कमज़ोरी ढूंढनी है और किसी भी तरह जोसन को अपनी सेना तैयार करने से रोकना है। इस ऑपरेशन का नाम रशियन कॉफ़ी गाभी रखा गया। जोसन साम्राज्य के लिए स्थिति बहुत मुश्किल है। वो अपनी एक सेना खड़ी करना चाहते हैं जिससे कि उनको एक देश का दर्जा मिल सके। ऐसे में केवल रूस जैसा बड़ा देश ही उनकी मदद कर सकता है, लेकिन जापान ऐसा नहीं होने देना चाहता। इलिच, जो कि अब जापानी सेना अधिकारी साकामोतो है, रूस के सरकारी अफसर को घूस देकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया, जिसका मतलब जापान और रूस अब एक साथ है। उनमें से कोई भी जोसन की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। दानिया ने मिन के पास जाकर कहा, रूस और जापान के अफसरों को उसने कहते सुना है कि वो कोई गुप्त संधि कर रहे हैं, जिसके मुताबिक कोई भी जोसन की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। मिन ये सुनकर चौंक गया और निराशा ने उसे घेर लिया, क्योंकि वो दरअसल रूस से मदद मांगने ही यहाँ आया था। उसने दानिया से पूछा, क्या वो भी जोसन से है? एक समय में मेरे पिता वहाँ के राजा के लिए काम करते थे, दानिया ने कहा। उसने दानिया से सलाह मांगी कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। दानिया ने कहा, रूस में रूसी तौर तरीके अपनाया जाए तो काम में आसानी हो जाती है। अगले दिन मिन उन्हीं के जैसे पोशाक पहने बैठक में शामिल हुआ, जिससे ये फ़ायदा होता है कि रूस अपनी सेना तो नहीं भेजेगी, लेकिन जोसन के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। दानिया की सूझबूझ से प्रभावित होकर मिन ने उसे साथ चलने को कहा, लेकिन दानिया ने उसे मना करते हुए कहा, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पिता पे देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाया गया है। राजा से गद्दारी की,
जिसकी वजह से राजा ने खुद उन्हें मरवा दिया और मैं अभी तक उनके नाम पर लगे दाग को साफ नहीं कर पाई हूँ। मिन ये सुनकर चौंक गया, पर उसने वादा किया कि उसकी असलियत उन दोनों के बीच ही रहेगी। उन्हें दानिया जैसी लड़की की ही ज़रूरत है जो रूसी भाषा बोलने के साथ उनके तौर तरीकों से भी वाकिफ़ हो, क्योंकि रूस से जोसन को अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। अब दानिया रूसी दूतावास पहुंची, जहां जॉसन के राजा को हिफाजत में रखा गया है। मिन उसे यहाँ इसी मकसद से लाया है क्योंकि वो असल में एक जॉसनवासी थी और रूसी दूतावास में जॉसन राजा को एक और भरोसा करने लायक इंसान मिलेगा। उसे राजा के लिए खास रूसी कॉफ़ी बनाने के लिए नियुक्त किया जाता है। यहाँ इलिच जॉसन पे कब्जा करने की योजना बना रहा है। उसे पता चलता है कि रूसी कमांडर्स जॉसन सेना को प्रशिक्षण देने के अलावा खुफिया रास्ते से हथियार भी उपलब्ध करवा रहे हैं, जो जापान के लिए चिंताजनक बात है। इलिच जापानी सेना अधिकारी म्यूरागोरा से कहता है जॉसन महल के अंदर की बात पता लगाने के लिए उसका दानिया से मिलना ज़रूरी है। कुछ दिनों बाद जिस दुकान से दानिया कॉफ़ी खरीदती है, इलिच उसका वहाँ इंतज़ार कर रहा है। इतने दिनों बाद मिलकर दोनों भावुक हो जाते हैं और तय करते हैं कि जल्द ये काम ख़त्म करके वो कहीं दूर चले जाएंगे। इलिच ने उसे महल के अंदर की सारी खबर लाकर देने को कहा। जल्द ही दानिया ने उसे खत भेजना शुरू किया, जहाँ इलिच को राजा की एक गुप्त संगठन के बारे में जानकारी मिली। इस संगठन के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। एक दिन राजा ने दानिया को उसके पिता की सच्चाई बताई। उसके पिता दरअसल राजा के गुप्त संगठन के सदस्य थे और उन्हीं के काम के लिए रूसी सरहद जाया करते थे। उन्हें राजा ने नहीं बल्कि जापानी जासूसों के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसका उन्हें बहुत अफसोस है। दानिया उसकी बेटी है, इसीलिए राजा को उस पर भी वैसा ही भरोसा है। यही वजह है दानिया और इलिच को इस काम के लिए चुनने का, क्योंकि दानिया के पिता जॉसन राजा के गुप्त संगठन के सदस्य थे, जिससे राजा को उस पर कभी शक नहीं होगा। इलिच उस गुप्त संगठन का पता लगाने रात में कुछ लोगों का पीछा करता है, लेकिन इलिच के हाथों वो आदमी मारा गया, जिसके पास वैसा ही कलम बरामद होता है जैसा दानिया के पिता ने मरते वक्त उसे दिया था। अब उसे भी ये बात साफ हो गई कि दानिया के पिता भी इस संगठन का हिस्सा थे। इलिच को उस रूसी दूतावास तक पहुंचने वाले खुफिया रास्ते का पता लग गया, जहां से हथियारों की तस्करी होती है। इधर राजा ने दानिया को एक खुफिया रास्ते से खत पहुंचाने को कहा। वहां नजर रखे इलिच ने दानिया को देख लिया। उसे धक्का लगा कि दानिया को अगर इस खुफिया रास्ते के बारे में पता चल गया था तो उसने बताया क्यों नहीं। दानिया वहाँ खत छोड़ने से पहले उस खत को पढ़ लेती है। जब वो वापस आई तो राजा ने कहा, खत तो तुमने पढ़ चुका होगा, बोलो क्या लिखा था। उस खत में किम नाम के किसी आदमी को फांसी से किसी भी तरह बचाने की बात लिखी थी। किम ने जोसन की रानी की हत्या का बदला लेने के लिए जापानी हत्यारे को मार डाला था। फिर राजा उसे कैसे मरने दे सकता है। उसने जो किया वो उसके लिए किया। दानिया के मन में राजा के प्रति इज्जत बढ़ गई। वो अकेले पूरा जोसन साम्राज्य को एक देश का दर्जा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। उसका परिवार इस लड़ाई में ख़त्म हो चुका है। उन्हें इस तरह लाचार देख उसे बहुत बुरा लग रहा। आखिर उसके रगों में भी एक देशभक्त का खून दौड़ रहा है। यहाँ अपने शक को यकीन में बदलने के लिए इलिच में दानिया से महल का खुफिया रास्ता पूछा, पर जवाब में दानिया झूठ कहती है कि उसे नहीं पता। इलिच अब समझ नहीं पा रहा कि दानिया चाहती क्या है। अब जापानी अफसर म्यूरा राजा को मारने की साजिश कर रहा है। उसने इलिच को कहा, राजा एक जश्न रखने वाले हैं, यही सही मौका है। दानिया उनकी कॉफ़ी में जहर मिलाकर देगी। जैसे ही राजा मरेगा वो जॉसन पे चढ़ाई कर देंगे। जश्न वाला दिन आया। कमरे में मौजूद हर एक इंसान को राजा की मौत की खबर सुनने का इंतज़ार है, पर दानिया ने उनके साजिश पे पानी फेर दिया। सबके चले जाने के बाद इलिच दानिया पे गुस्सा करता है। उसे लगा कहीं दानिया बदल तो नहीं गई, उसे राजा से इतना लगाव क्यों है। लेकिन जब उसने उसके गले में लटकी उसकी दी हुई अंगूठी को देखा तो वो शांत हो गया। दानिया ने कहा, मैं राजा को नहीं मारना चाहती, लेकिन मेरे बचने के अब कोई आसार नहीं है।
काम ना पूरा करने पे जापान के आदमी मुझे मार देंगे और सच पता चलने पर जॉसन के। पर इलिच, तुम्हारे पास अब भी निकलने का रास्ता है। तुम रूस चले जाओ, हम दोनों में से किसी की तो जान बच जाए। दानिया से निराश म्यूरा ने इलिच से कहा, ऑपरेशन गाबी अब खत्म हो चुका है। राजा को मारने का काम वो अब किसी और से करवाएंगे, लेकिन अगर वो रूसी को जॉसन के हथियार की तस्करी रोकने में कामयाब हो गया तो वो दानिया की जान बख्श देंगे। अब दानिया राजा की पूरी हिफाजत में लग गई। उसे मालूम है कहाँ कौन जापान से मिला हुआ है। दानिया को राजा से अलग करना ज़रूरी है, तभी वो राजा को मार सकेंगे। इसीलिए दानिया को किसी बहाने दूर भेज दिया गया। पर बीच रास्ते में ही उसे कुछ शक हुआ और वो तुरंत वापस रूसी दूतावास के लिए निकल पड़ी। रूसी दूतावास में छुपे जासूसों को सदाको राजा को मारने के लिए जहर देती है, जो उनके कॉफ़ी में मिलाया गया। वो लगभग अपने काम में कामयाब हो ही गए थे, लेकिन अहम वक्त पे दानिया वहाँ पहुंचकर राजा को कॉफ़ी पीने से रोक लेती है। राजा ने दानिया को बताया कि उसके जाने के बाद इलिच यहाँ आया था और उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। तुम मुझे मार नहीं पाई क्योंकि तुम्हें भी जॉसन के लोगों की फिक्र है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। पर जापानी तुम्हारे खून के प्यासे हैं। इलिच ने मुझसे एक समझौता किया है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो वो तुम्हारे लिए जॉसन की तरफ से जापान से लड़ेगा। राजा को दानिया के लिए इलिच का ऐसा प्यार छू गया, क्योंकि वो खुद रानी को नहीं बचा पाया था। वो दानिया को आज़ाद करने के लिए मान जाता है। यहाँ इलिच अब पूरी जापानी सेना को लेकर उस जगह पहुँचता है जहाँ रूसी हथियार छुपाए हैं। उनके अड्डे पर पहुँचकर जापानी देखते हैं कि वहाँ हथियार नहीं बल्कि बारूद भरकर रखे गए हैं, जिस पे इलिच दूर से निशाना लगाकर धमाका कर देता है। उसके बाद घाटी के बीच में फंसे जापानी सेना पे जॉसन के सैनिक चारों तरफ से हमला करने लगी। जापानी सेना हार गई। उनके भागने की खबर सुनकर सदाको भी वहां पहुंची, जहां दानिया इलिच का इंतजार कर रही है। वो किसी भी तरह इलिच को इतना बड़ा धोखा देकर जिंदा भागने नहीं देगी। जब सब कुछ खत्म कर इलिच दानिया के पास आया, सदाको ने उस पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से गोली चलने लगी। दानिया को पैर पे गोली लग गई। इलिच समझ गया कि दोनों बचकर नहीं जा सकेंगे, पर वो अपनी दानिया को बचा सकता है। उसने बारूद से पूरी जगह को ही उड़ा दिया। दानिया ट्रेन में है और अपने इलिच को याद कर रही है। उसके पास वही कलम है, मतलब वो भी अपने पिता की तरह अब राजा के गुप्त संगठन का हिस्सा है। जापान के पीछे हटने के बाद राजा ने कोरिया देश की नींव रखी और उनके महल के ठीक पीछे एक कॉफ़ी पीने की जगह बनाई गई। जॉसन यानी आज का सियोल शहर, जहां अब न राजा है न उनका राजत्व है, तो बस वो गाबी कॉफ़ी की महक जो अब भी वहां बरकरार है। इसी के साथ कहानी यहां ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।